दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के रोड शो में हुए शामिल। बोले, देश विदेश में बिक रहा यूपी का कारपेट। सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा। 28 मार्च 2025 तक पद पर रहेंगे अवनीश अवस्थी। 1 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल। सीबीआई समन पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर। जांच एजेंसियां बीजेपी प्रकोष्ठ की तरह कर रही काम। एआईएमआईएम ने यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। यूपी अफसरों के साथ चुनाव तैयारियों पर होगा मंथन। मार्च में कभी भी हो सकता है चुनाव तारीखों का ऐलान। पुलिस शिकंजे में आया हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर। 1 महीने से फरार अजय ठाकुर पर घोषित था 1 लाख का इनाम। कई थानों में दर्ज हैं 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत कर लेते हैं जहां पर ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब की बार 400 पार, ये वो नारे हैं जो आजकल बरेली में काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने का भाजपा ने अनोखा प्लान तैयार किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की चिंता बढ़ा दी गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुस्लिम बहुल इलाकों में जा जाकर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मस्जिदों, मजारों, दरगाहों, मदरसों समेत मुस्लिम इलाकों में जा जाकर उर्दू के पोस्टर चस्पा कर रहे हैं और साथ ही सरकार की योजनाओं को भी बता रहे हैं। मस्जिदों, मजारों, दरगाहों, मदरसों समेत मुस्लिम इलाकों में उर्दू के पोस्टर चस्पा करती हुई बुर्का नशी महिलाएं और पुरुष, ये सभी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जो तन मन धन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने और 370 का आंकड़ा पार करने के लिए लगे हुए हैं। बरेली में अल्पसंख्यक मोर्चा ने एजाज नगर गौटिया में मस्जिदों, मजारों, दरगाहों, मदरसों समेत मुस्लिम लोगों को जागरूक किया। उर्दू के इन पोस्टरों में भाजपा द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई है। इन पोस्टरों में भाजपा की उपलब्धियां उर्दू में लिखी गई हैं। यही वजह है कि मुसलमान इन पोस्टरों को आसानी से पढ़ सके। हमारे संवाददाता शानू कुमार ने लोगों से बात की। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दरअसल ये नारा वो है जो बरेली की गलियों में आज गूंज रहा है और बरेली के जितने भी बहुल्य मुस्लिम इलाके हैं वहां पर ये नारा गूंज रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव है उसकी शुरुआत हो गई है और जो विपक्षी दल है उन्होंने भी अपने पार्टी उतार दिए हैं और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो अभी अपने प्रत्याशी नहीं खोले हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ताएं हैं वो जमीनी स्तर पर उतर करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हमारी मौजूदगी आज बरेली के एजाज नगर गौटिया में है। यहाँ की तस्वीरें हम पहले आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये कार्यकर्ताओं के पीछे का हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर कई पोस्टर आपको नजर आएंगे और इन पोस्टरों में उर्दू की भाषा में लिखा है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है और अब की बार 400 पार। इन तमाम तरीके के नारे इसमें जो है लिखे गए हैं। ये बताइए क्या लग रहा है, ये जो नारा है मोदी हमारा भाई है, ना दूरी है ना खाई है, क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं आप लोग? हम अपनी आवाम को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। हमारी आवाम जो है बहुत सीधी सादी भोली भाली है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और पार्टी वाले। तो इसीलिए हम उनको ये मैसेज करना चाहते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हो और जो कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान औरतों को बहुत सपोर्ट मिला है, जो कि ले लीजिए 3 तलाक को कह सकते हैं और उसके गैस चूल्हे को लेके कह सकते हैं, जो कि आंखें फोड़ रही हैं औरतें धुएं में, उनको गैस चूल्हे की सुविधा हुई है। फिरोज जी, क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं? लग रहा है कि इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। मैसेज पहुंचा रहे हैं, पब्लिक को भी बता रहे हैं, अपनी आवाम को भी बता रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। भरोसा जीता है मोदी सरकार ने, गल्ला दिया क्या है। किया है? अभी कोरोना में भरपूर सबको गल्ला मिला है, अनाज मिला है, ये योजना बहुत अच्छी थी।
% बनाइए, कोई विकल्प ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। रही बात इस कार्यक्रम की, तो हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली साहब जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर, उनके दिशा निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्य चलेगा। सपा के अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष असलम खान ने पूरी पोस्टरबाजी पर बयान दिया कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा बिक चुका है, मुस्लिम हकीकत जानता है। हल्द्वानी में हुए बवाल के बारे में सबको पता है, आखिर क्या हुआ था। देखो दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अल्पसंख्यक भाजपा का जो मोर्चा है वो एक तरीके से बिक चुका है। उसे ये नहीं दिख रहा है हल्द्वानी में क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसे ये नहीं दिख रहा है मॉब लिंचिंग नहीं दिख रही है, पल्लू खान नहीं दिख रहे हैं, और तमाम मुसलमानों के साथ जो जुल्म जास्ती जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अल्पसंख्यक मोर्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अल्पसंख्यक का मोर्चा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा गलत बयानबाजी कर रहा है, गलत नारेबाजी कर रहा है। उसे इस तरीके की नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की विरोधी पार्टी है। मैं अल्पसंख्यकों की विरोधी पार्टी इसलिए कहता हूँ, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। जैसे कि हल्द्वानी के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, मस्जिद तोड़ी गई, मदरसा तोड़ा गया, ये कर उनने मुस्लिम कौम के ऊपर ठेस पहुंचाई है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी हटाने का काम करें अल्पसंख्यक मोर्चा, ना कि उसे नारे देकर उत्साहित करें। वही लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने काफी योजनाएं दी हैं, जिनसे मुस्लिमों को फायदा मिला है। बरेली के एजाज नगर गौटिया इलाके में ही करीब 200 से ज्यादा मकान फ्री दिए गए हैं। आयुष्मान योजना की भी मुस्लिम समुदाय के लोग सराहना कर रहे हैं। फिलहाल जैसे ही पोस्टर लगने का सिलसिला शुरू हुआ तो बरेली की राजनीति भी गरमाना शुरू हो गई है। बरेली में जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसने पोस्टर गली गली लगाना शुरू कर दिए हैं और उसमें लिखा गया है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है और अब की बार 400 पार। तमाम नारों के साथ जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने भड़काऊ बयानबाजी की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए आप शब्द बोले थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको मुद्दा मिल गया और वो जो है मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सेंधमारी मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी। और जो ये नारेबाजी की जा रही है ये किस तरीके को इशारा करते हैं, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में दुकानदारों के दिन बहुर गए हैं। भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा में बाजार में खरीदारों की ऐसी उमड़ी कि सामान कम पड़ रहा है। व्यापारियों की माने तो जिले में करीब 6 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। अयोध्या के दुकानदारों के मुताबिक जोश से भरे राम भक्त हर दिन करोड़ों रुपए की तस्वीरें और मूर्तियां खरीद रहे हैं। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से शहर के दुकानदारों की आमदनी आसमान छू रही है। रामनगरी आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कोई न कोई धार्मिक चीज यादगार के तौर पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे में कारोबारियों की तुरों का कहना है कि वे अयोध्या की अपनी यादों को संजोए रखना चाहते हैं। यहाँ पे राम जी का दर्शन करने आए हैं, आप पूजा कर लिया, बस अब घूमना है, देखना है, घूमना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा राम मंदिर का दर्शन करके। हाँ, ये तस्वीर भी लिया है, हम तो घर पे रखेंगे, पूजा करेंगे, देखेंगे। हाँ, बहुत भीड़ है, बस देख लिया, अब और भी देखना है, घूमना है। ऐसा जैसे सब दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो सब खरीदारी तो करते ही हैं, बिक्री बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, हम भी खरीदारी करेंगे। खरीदारी करने के लिए घूम रहे हैं। अयोध्या नगरी बहुत अच्छी लग रही है, राम जी की जन्मभूमि बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए तो पूरे जैसे विश्व के लोग आ रहे हैं, वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं। अयोध्या के दुकानदारों के मुताबिक जोश से भरे राम भक्त हर दिन करोड़ों रुपए की तस्वीरें और मूर्तियां खरीद रहे हैं। रामलला की स्थापित होने के बाद अयोध्या में राम से रिलेटेड वस्तु का बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें से फोटो, राम मंदिर मॉडल है, अन्य प्रकार की वस्तुएं बिक्री बहुत ज्यादा मात्रा में।
जब से रामलला स्थापित हुए हैं राम मंदिर में, तब से करोड़ों रुपए का व्यापार अयोध्या के व्यापारियों ने किया। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए दुकानदारों के पास भगवान श्री राम की तस्वीरों और मूर्तियों के अलावा फ्रिज, मैग्नेट, झुमके, बैज और कई दूसरे सामान मौजूद हैं। तस्वीर के लिए सेंस ये देखा जाए, रामलला जी अगर देखा जाए तो हम लोगों के आराध्य है और हम लोग से काफी पुराने से जुड़े हुए हैं। तो भगवान को हर लोग अपने हर चीजों में ले जाना चाहते हैं, अपने स्मृति में बसाना चाहते हैं। तो चाहे वो मैग्नेट्स हो, चाहे वो कीरिंग्स हो, चाहे वो आपके फोटोज हो, तो अपने अपने चीजों में उनको ऐड करना चाहते हैं। एक सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ी, इस वजह से राम जी के फोटोज वगैरह की डिमांड ज्यादा बढ़ी। लोगों का कहना है कि श्री राम मंदिर के उद्घाटन ने अयोध्या में न सिर्फ कारोबार और नौकरी के मौके बढ़ाए हैं, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में काफी मदद की है। और इसी बीच फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। खबर आपको फतेहपुर से बता देते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान। सदन में कांग्रेस नियम 310 के तहत उठे जनहित के मुद्दे। नियम 310 में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा। सदन में विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान आया सामने। सदन में कांग्रेस नियम 310 के तहत उठे जनहित के मुद्दे। तो वहीं एमएसपी और बाकी मांगों को लेकर किसानों के प्रदर्शन के दौरान पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण नाम के एक युवा किसान की मौत हो गई थी। अब इस मामले में पंजाब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने हत्या और अपराध के लिए उकसाने को लेकर मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक शुभकरण का पोस्टमार्टम पटियाला के डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया गया। शुभकरण का शव गुरुवार सुबह पटियाला से बठिंडा में उसके गांव बल्ली पहुंचा। किसान शुभकरण सिंह की मौत के 7 दिन बाद पंजाब पुलिस ने बुधवार रात हत्या का मामला दर्ज किया। खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हो गई थी। शुभकरण के पिता की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की गई है। इसमें घटनास्थल हरियाणा के जींद जिले के गढ़ी इलाके को बताया गया है। गुरुवार को किसान शुभकरण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए खनौरी बॉर्डर पर ले गए। शुभकरण ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बठिंडा के मूल निवासी शुभकरण सिंह पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान झड़प में 12 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद किसान नेता शरवण सिंह पंढेर ने कहा कि उनकी एक मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर गोली चलाने का आदेश देने वाले जिम्मेदार लोगों का ही है। जो पहली बात थी कि आप जो भी दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर करिए, और जो भी हमारे वहाँ लोग थे, जो भी हमें सारी फुटेज या हमें जो वीडियोस है सब ये जांच का विषय है, सब देखेंगे और बाय नेम भी ये सारी बातें करेंगे। जिन्होंने ऑर्डर्स दिए कौन लोग थे उनकी बात भी होगी। कि अगर ऑर्डर तो केंद्र से आए होंगे, केंद्र के गृह मंत्री ने, राज्य के गृह मंत्री ने दिए, सभी बातें होंगी। पंढेर ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की कुछ मांगों पर राजी दिख रही है। सरकार कोई ना कोई छल करना चाहती है कि छोटी मोटी बातें कर कम से कम, सरकार का ये पहले दिन से अनुभव रहा कि जब हम कुछ दें तो कम से कम दे, तो अधिक से अधिक ना दे। तो फिर भी यहाँ पूरे 2 KMM के और SKM नॉन पॉलिटिकल की लीडरशिप पूरी समझदार है, वो पूरी तरह देख रही सब बात को। इनके कोई भी छल कपट में हम आने वाले नहीं हैं। गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा
एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि फिलहाल वे 29 फरवरी तक खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जमे रहेंगे। इसके बाद वो अपनी आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे। फतेहपुर से खबर आपको बता देते हैं। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री की एस्कॉर्ट की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचे दरोगा और पुलिसकर्मी। असोथर नगर पंचायत से लौट रही थी केंद्रीय मंत्री। साध्वी निरंजन ज्योति की एस्कॉर्ट की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। खबर फतेहपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री के एस्कॉर्ट की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचे दरोगा और पुलिसकर्मी। असोथर नगर पंचायत से लौट रही थी केंद्रीय मंत्री। साध्वी निरंजन ज्योति की एस्कॉर्ट की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। खबर फतेहपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री की एस्कॉर्ट की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचे दरोगा और पुलिसकर्मी। असोथर नगर पंचायत से लौट रही थी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति की एस्कॉर्ट की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। खबर फतेहपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त और हादसे में बाल बाल बचे दरोगा और पुलिसकर्मी। हादसे में बाल बाल बचे दरोगा और पुलिसकर्मी। असोथर नगर पंचायत से लौट रही थी केंद्रीय मंत्री। साध्वी निरंजन ज्योति की एस्कॉर्ट गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। केंद्रीय मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। खबर हम आपको फतेहपुर से बता दें। हादसे में बाल बाल बचे दरोगा और पुलिसकर्मी। असोथर नगर पंचायत से लौट रही थी केंद्रीय मंत्री। साध्वी निरंजन ज्योति की एस्कॉर्ट गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। केंद्रीय मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचे दरोगा और पुलिसकर्मी। असोथर नगर पंचायत से लौट रही थी केंद्रीय मंत्री। साध्वी निरंजन ज्योति की एस्कॉर्ट गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास फतेहपुर से संवाददाता सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, देखा जाए तो जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के एस्कॉर्ट गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी सामने आ रही है, वजह अभी तक क्या निकलकर सामने आई है, क्या ये स्पष्ट हो पाया है? उस पे ऐसा कोई मामला नहीं है, उनकी गाड़ी पर नहीं हुआ है। उनके साथ जो एस्कॉर्ट गाड़ी चल रही थी, उस गाड़ी पर पिकअप ने सामने से आ रही पिकअप ने जो है जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें से आगे का दाहिना पहिया जो है उखड़ कर के बाहर हो गया है और बड़ी दुर्घटना बच गई है। उसमें किसी प्रकार कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को चोटें नहीं आई हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन एस्कॉर्ट गाड़ी से हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि एस्कॉर्ट गाड़ी से ही हुआ है, क्योंकि हम दर्शकों को स्क्रीन पर ब्रेकिंग में यही दिखा रहे हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से एस्कॉर्ट गाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुई है, किसी को चोट नहीं आई है, ये तो बहुत ही सुखद बात है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का ये काफिला था, तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना होने की संभावना भी हो सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जहां पर सामने से आ रहे पिकअप की टक्कर से ये दुर्घटना हुई है, जिसमें इस हादसे में फिलहाल किसी को चोट नहीं आई है। दरोगा और सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो वहीं पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ की अब तक की सभी सरकारें पहाड़ के विकास के दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही कुछ धामी सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण की सदन में भी पेश हुई रिपोर्ट में सामने आया, जहां प्रति व्यक्ति आय में मैदान से 1 दशक पीछे पहाड़ चला गया है।
रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ के जिलों की प्रति व्यक्ति आय जो आज के समय में है वो मैदान के जिलों में एक दशक पहले थी। पहाड़ के जनपदों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में 1 लाख के आसपास थी, जबकि देहरादून और हरिद्वार के प्रति व्यक्ति आय साल 2011-12 में इससे भी ज्यादा थी। हरिद्वार में तो 1 दशक पहले भी पहाड़ के इन जिलों की मौजूदा से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय थी। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर आज भी ऐसे जिले हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय अभी तक 1 लाख भी नहीं पहुंच पाई है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में उद्योग 5 गुना जबकि निवेश 20 और नौकरियां 8 गुना तक बढ़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की बेरोजगारी की दर घटकर 4.9% हुई है। पिछले वर्ष राज्य की बेरोजगारी दर 8.4% थी, जो अब घटकर 4.9% रह गई है। हालांकि सेवायोजन कार्यालयों के अनुसार राज्य में कुल 9 लाख के करीब बेरोजगार युवा हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 1 साल के दौरान प्रदेश की आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है। साथ ही राज्य के 9.17 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ये खुलासा 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण से हुआ है। इस अवधि में बेरोजगारी दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर ये रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य की आर्थिक विकास दर 2023-24 में 58% होने का अनुमान है। इसके साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 12.64% बढ़ोतरी की भी संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में उद्योग 5 गुना जबकि निवेश 20 और नौकरियां 8 गुना तक बढ़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की बेरोजगारी दर घटकर 4.9% हुई है। पिछले वर्ष राज्य की बेरोजगारी दर 4.8% थी, जो अब घटकर 4.9% रह गई है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बाद पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण हो चाहे कर्ज का बोझ हो, ये सब खुली किताब की तरह सदन में प्रस्तुत है। कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। 2017 तक 35,000 करोड़ का कर्ज राज्य को था। अब यह कर्ज बढ़कर 1.5 लाख 2022 तक था और मैं समझता हूँ कि कर्ज और आगे बढ़ने जा रहा है, जो इस प्रदेश के लिए बहुत चिंतनीय भी है और डबल इंजन की सरकार है। लेकिन कोई भारत सरकार द्वारा कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया जा रहा है। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य का जो जिसे कहा जाए चहुमुखी विकास है वो निरंतर हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जिस तरीके से फोकस हुआ है उससे कहा भी जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रोथ इंजन होता है विकास का। तो जिस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ रोड्स, उससे टूरिज्म सेक्टर को सपोर्ट मिली, उसमें इन्वेस्टर्स को सपोर्ट मिली और यही सब तमाम सारे कारण हैं जो प्रोएक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट के लेवल पर निरंतर हो रहा है। उसी की वजह से यहाँ के विकास दर में भी तेजी आ रही है। वही आर्थिक व्यक्ति आय में मैदान से 1 दशक पीछे पहाड़ चला गया है। रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ के जिलों की प्रति व्यक्ति आय जो आज के समय है वो मैदान के जिलों में 1 दशक पहले थी। पहाड़ के जनपदों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में 1 लाख के आसपास थी, जबकि देहरादून और हरिद्वार के प्रति व्यक्ति आय साल 2011-12 में इससे भी ज्यादा थी। हरिद्वार में तो 1 दशक पहले भी पहाड़ के इन जिलों की मौजूदा से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय थी। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर आज भी ऐसे जिले हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय अभी तक 1 लाख भी नहीं पहुंच पाई है।
आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार है। देखिए क्या है कि एक तो पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है, और ये मैंने पहले भी कहा था कि इसको कैटेगराइज करना चाहिए। जो भी हम आर्थिक उन्नति की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जिलावार हमको इसको मॉनिटर करना चाहिए। होता क्या, सबसे अधिक हरिद्वार की क्यों आती है, पर कैपिटल इनकम हरिद्वार सबसे अधिक है। आखिर क्यों आती है? क्योंकि वो सिडकुल है। उसमें रुद्रपुर की क्यों आती है, गाजीपुर क्यों आती है? क्योंकि वो सिडकुल है। तो जहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आर्थिक हमारे जो पर कैपिटल इनकम है ये बढ़कर आती है। सरकार सचमुच में इस पर ध्यान दे तो घर और गांव में इस बात का चिंतन मनन सरकार और जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए कि गांव में बैठे हुए व्यक्ति को रोजगार और स्वरोजगार से कैसे जोड़ेंगे। वहां की जो ज्वलंत समस्याएं, उनका समाधान सचेतन ढंग से संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब हम रोजगार और स्वरोजगार को गांव घर तक पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पे लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी। सर्वेक्षण को आप देखें तो पिछले जो हमारे 24 साल हैं तो उत्तराखंड ने निश्चित रूप से काफ़ी तरक्की की है। उसमें हमारा क्या रेवेन्यू कितना आता था, 300-400 करोड़ भी नहीं था, आज हज़ारों करोड़, 12-13 हज़ार करोड़ तक नहीं टैक्स रेवेन्यू हो गया है। इसी तरह उस समय प्रति व्यक्ति आय क्या थी, आज क्या है, 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर चली गई है। वो राज्य का जो था इकोनॉमी थी वो आज कई हज़ार करोड़ की चली गई है। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा हर क्षेत्र में तरक्की हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों में जो कि हम यही करके तो मेरे ख्याल से संतोष करना या वो उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ की अब तक की सभी सरकारों के पहाड़ के विकास के दावों की पोल खोल दी है। सदन में पेश हुई रिपोर्ट में सामने आया है कि जहां प्रति व्यक्ति आय में मैदान से 1 दशक पीछे पहाड़ चला गया है, तो वहीं पहाड़ों से पलायन भी लगातार जारी है। सवाल ये है कि बिना पहाड़ के विकास आखिर प्रदेश का ये कैसा विकास हो रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।